देखिए बाबू, सल्तनत काल नहीं, हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी भारत में क्या होता है कि आता है और आकर लूट के चला जाता है यहाँ से। लेकिन फिर क्या होता है कि बाद में जब मोहम्मद गोरी बाबू यहाँ आता है, एक बार तो आया बात ना, मतलब आक्रमण करता है, लूटता है, फिर यहाँ से चला जाता है और अपने गुलामों को छोड़ जाता है, अपने बीज प्रदेश के लिए अपने गुलामों को छोड़ जाता है। ऐसी सिलसिला वो चलती रहती है। तो 1206 में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी क्या होता है, उसका अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है उसका। नहीं, अब कौन बच जाते हैं, उससे गुलाम बच जाते हैं। तो आप लोग जानते हो क्या कि भारत में उससे गुलाम है कौन, तो कौन है बाबू, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हैं और बख्तियार खिलजी है ना। अब वैसे क्या होता है, कुबाचा रहता है, समझ ना बात। तो अब क्या होता है कि जैसे ही बाबू क्या होता है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो भारत में क्या होता है, इस्लामिक मतलब इस्लाम की स्थापना हो जाती है। और इसका मतलब किस रूप में, गुलाम वंश के रूप में। किस रूप में होती है बाबू, तो गुलाम वंश के रूप में होती है, ध्यान रखना सब ना। तो अब क्या होता है कि देखते हैं गुलाम वंश नहीं, ऐसे ममुख वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम मीन्स क्या होता है, दास होता है। और बाबू बंदगान किसको कहा जाता है, फारसी में बंदगान किसको कहा जाता है, तो गुलामों को बंदगान कहा जाता है ना। गुलाम क्यों बाबू ये लोग रखते थे, गुलाम को खरीदते थे ये लोग ना। और बाबू खरीदते थे काहे के लिए बाबू, मतलब सैनिक अभियान के लिए, सैनिक बनाने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए ये लोग बढ़िया बढ़िया योद्धा को अपने गुलाम के रूप में खरीदते थे लोग। उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक खरीदा हुआ गुलाम ही था, समझे ना बात। किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब देखिए क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि मोहम्मद गोरी 1206 में से मृत्यु हो जाती है, बात है ना। अब क्या होता है कि उधर एक रहता है कुबाचा, उधर आता है क्या, कुबाचा ना, जो वो क्या गौर, मतलब गौर जो होता है ना प्रदेश जहाँ से गौरी आया था, उधर का वो राज को संभालते रहता है ना। इसी बीच में क्या होता है कि एक बात और भी जान रहे हो, कहा कि जब गजनी का शासनकाल समाप्त हो रहा है, तो उस समय एक गौर वंश का उत्पत्ति हो रही है और एक ख्वारिज्म की उत्पत्ति हो रही है ना। वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं ना। तो आप देखो क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, ये दिल्ली में अपनी राज की स्थापना न करके ये लाहौर में अपनी राज की स्थापना करता है, समझे ना बात। कहाँ करता है ये, लाहौर में, क्योंकि वो इसे और गुलामों से इसका मतलब इसको डर बना रहता है कहीं वो लोग आक्रमण न कर दे ना। और ये एक ऐसा शासन होता है, शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक ना, कि ये ना तो वो अपने नाम से फतवा पढ़वाता है, ना कलमा जारी करता है, समझे ना बात। मतलब ये अपनी शासन व्यवस्था को क्या करता है, डर डर के धीरे 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 भारत में स्थापित करता है, समझे ना बात। देखिए तो ध्यान रखिए आप लोग। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ना, देखो इसका है 1206 से 1210 तक। और ये क्या करता है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ममुक वंश इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें कोई बाबू उत्तराधिकारी नहीं है। देखिएगा कि बीच में क्या हो, आप लोग देख रहे हैं क्या कि राजा बन रहे हैं, उनका पुत्र ही राजा बने, उनका पुत्र, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए इस वंश को ममुक वंश भी कहा जाता है, समझ ना बात। देखिए अब ये संस्थापक तो देख लिए, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये गुलाम किसका रहता है, मोहम्मद गोरी का। हम लोग मोहम्मद गोरी वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि उसका ये गुलाम रहता है ना। राजधानी कहाँ बनाता है वो, ये लाहौर में राजधानी बनाता है। इसका उपनाम क्या होता है, लाख बख्श या कुराखा, ठीक ना। इसका उपनाम क्या होता है, लाख बख्श या कुराखा इसका उपनाम रहता है, समझ ना बात। लाख बख्श क्यों नाम रहता है, क्योंकि ये बहुत दानशील रहता है, ये दान खूब करते रहता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, वो लाख बख्श रहता है। और कुरान खां इसका नाम क्यों होता है, क्योंकि ये वो उस कुरान को जो है ये स्वर में पढ़ता है ना, सस्वर पढ़ते रहता है, इसलिए इसका नाम है कुरान खां, समझे ना बात। देखिए अब देखिए इसका कार्य क्या होता है, अब खुद सोचो। 1206 में सत्तारूढ़ हुआ है और 1210 में वो क्या हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मतलब 4 साल भारत में ये क्या करता है, राज करता है, समझे ना बात। तो बहुत कम समय के लिए राज किया है भारत पर, ये बात ना। देखिए अब क्या होता है वो कि इसका कार्य क्या होता है, कुतुब मीनार, अक़वत उल इस्लाम की स्थापना। नहीं, कुतुब मीनार, देखो कुतुब मीनार है ना, इसका निर्माण ये क्यों करवाया था, नहीं देखिए क्या नाम है, बख्तियार कुतुब में उसका नाम है ख्वाजा बख्तियार, ठीक ना। बख्तियार, ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी उसका नाम रहता है। क्या नाम रखता है, ये ख्वाजा। इसी की याद में, इसके याद में क्या होता है कि संत होते हैं ख्वाजा, ठीक ना। क्या नाम रहता है, ख्वाजा, ऐसे लिखो इनको, नाम भी देखना सब बड़ी टेढ़ है, ठीक ना। ख्वाजा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
काकी के यादगार में ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है, समझ ना, दिल्ली में। अब जैसे ही क्या होता है कि ये नींव डालता है, आप वो तो देख रहे हो ना, कुतुब मीनार तो एक दिन में तैयार होगा नहीं, और सारा तो कारण है इसके लिए नहीं। तो क्या होता है, इसका निर्माण कराता है, लेकिन इसका मृत्यु हो जाती है, इसलिए अब क्या होता है कि नींव ही डलवा कर बाबू ये छोड़ देता है, समझ ना बात। अब मृत्यु हो गई तो बनवाया कोई दूसरा कोई, लेकिन नींव किसने डाला था, क्वेश्चन पूछा गया, कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके यादगार में डाला था वो, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में, एक संत थे, मुस्लिम संत थे, उनके यादगार में ये कुतुब मीनार का निर्माण करवा रहा था, ठीक ना। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत का प्रथम मस्जिद है, याद रखिएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण उसने दिल्ली में करवाता है, कौन बाबू, कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में कराता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये उन्हीं का है, अजमेर में नहीं थे ना वो, राजस्थान के ही थे नहीं। तो अजमेर में क्या होता है अब कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, ये पहले एक संस्कृत विद्यालय होता है, पहले क्या होता है, ये एक संस्कृत विद्यालय होता है, और उस पर ये क्या काम करता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है। यह एक मस्जिद है, पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो मस्जिद है। ये भी क्या है, वो मस्जिद है, और ये भी क्या है, मस्जिद है, समझ ना बात। ये दोनों क्या है, मस्जिद है ना। ये सबसे पहले भारत में अब देखो, अब न मुस्लिम आ रहे हैं, नहीं मतलब क्या 1206 में यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है भारत में ना। तो भाई जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है तो वो लोग भी पूजा करते हैं, नहीं इबादत करते हैं ना, तो वो मस्जिद में करते हैं। कहाँ करते हैं, मस्जिद में। तो अपना मस्जिद का लोग निर्माण करवाता है यहाँ, समझे ना बात आप लोग। देखिए अब क्या होता है कि बख्तियार खिलजी के भी बारे में आप लोग बताया था कि बख्तियार खिलजी भी क्या होता है कि इसी का गुलाम होता है, मोहम्मद गोरी का। और ये क्या काम करता है कि आकर बिहार में आता है। अब बिहार में आकर क्या होता है, यार बख्तियारपुर स्टेशन है ना, बख्तियारपुर स्टेशन है ना जी, इसी के नाम पर है स्टेशन बख्तियारपुर, ठीक ना। ये क्या होता है, मुंगेर में अपना आशियाना रखता है, और वहाँ से क्या होता है पूरे बिहार को लौट डालता है, जिसमें विक्रमशिला और सबसे है मोहम्मद नालंदा विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या करता है, ये ध्वस्त कर देता है, समझ ना बात, ध्यान रखिए आप लोग ना। इसके बाद यहाँ से क्या होता है, वो बंगाल पर सेन वंशीय जो राजा होते हैं, कौन होते हैं, लक्ष्मण सेन होते हैं, नहीं, उन पर आक्रमण करता है यहीं से ना। तो बख्तियार खिलजी को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को विनष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था ना। किसके समकालीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन था, समझ ना बात। अब क्या होता है वो कि हम यहाँ से देखते हैं फिर कि 1210 ईस्वी में क्या होता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो मृत्यु कैसे होती है, चौगान खेलते समय। चौगान अभी पोलो घोड़े से खेली जाती है, वो खेलते रहता है और वहाँ से ये गिर जाता है, गिरने के बाद ये लुढ़क जाता है, मतलब इसका कहानी खत्म हो जाती है। तो अब वो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका मृत्यु कैसी होती है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर कर इसे मृत्यु हो जाती है ना। क्लियर। अब देखिए इसका मकबरा अब वहीं बना दिया जाता है, कहाँ, लाहौर में। कहाँ बना दिया जाता है इसका मकबरा, लाहौर में। इसके बाद इसका पुत्र होता है आराम शाह, जो एक अयोग्य शासक होता है। कैसा होता है वो, अयोग्य शासक होता है। तो वो क्या होता है, वो कि राजा बनता है, लेकिन वो राजा बहुत दिन तक बनता नहीं, उससे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। और देखो उस समय क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु होती है उस समय इसका गुलाम होता है, तो इसीलिए यार गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, देखिए ये गुलाम है, इसका ये गुलाम है, मतलब नौकर के नौकर, ये ना बात हुआ, नौकर के नौकर। तो याद है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, और ये होता है इलबरी तुर्क, ये भी तुर्क रहता है, इलबरी तुर्क होता है, वंशज है इन लोग का ना, देख लेना बात। तो अब क्या होता है कि उस समय जब देखिए ये मरता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होता है, आराम शाह होता है। और उस समय जो इल्तुतमिश होता है, इसका जो गुलाम होता है, इसको अहिलवाड़ का युद्ध, आप लोग अहिलवाड़ का युद्ध हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। उस युद्ध में क्या होता है कि उसी समय बाबू इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदे रहता है, ठीक ना। जैसे क्या होता है गुलाम को लोग खरीदते थे ना गुलाम, तो बाबू उस समय क्या होता है कि इसको खरीदे रहता है अहिनवाड़ में। कहाँ बाबू, अहिनवाड़ के युद्ध में इल्तुतमिश को कौन खरीदता है, ऐबक खरीदता है, नहीं तो गुलाम का गुलाम हो गया ना ये। और जब इसका मृत्यु होती है उस समय ये बदायूं का गवर्नर रहता है। क्या रहता है, बदायूं का गवर्नर रहता है। तो पूछता है कि ऐबक के मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का गवर्नर रहता है ना। ये भी बड़ी लड़ाका था, क्या था। और ध्यान रखिए कि वास्तव रूप में बात ना, मतलब भारत में दिल्ली पर बात ना मतलब मुस्लिम सत्ता का स्थापना कौन किया था, इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था, पूछे वास्तविक देखिए संस्थापक ये हैं, लेकिन वास्तव रूप में वो ये किया ना,
ध्यान रखिएगा आप लोग ना। अब देखिए ऐबक का गुलाम और ये दामाद रहता है, क्या रहता है, ये गुलाम और दामाद दोनों रहता है। 1211 ईस्वी में दिल्ली पर बैठता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ऐबक जो है इस वंश की स्थापना किया है तो राजधानी लाहौर में है, लेकिन दिल्ली पर बाबू क्या हुआ है कि सल्तनत की स्थापना करने वाला कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। समझ ना बात। चलिए आप देखिए पहले ये बदायूं का गवर्नर था, हम बता दिए आप लोगों को पहले क्या था, ये बदायूं का गवर्नर था जब ये मरा था। नहीं, अब देखो जब ये देखो आराम शाह जब बनता है ना तो इससे लोग पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ है कि आराम शाह अयोग्य शासक हैं, ठीक ना, तो क्या आप यहाँ का सत्ता संभालिएगा। अब बताइए आप ही को कोई कहेगा कि राष्ट्रपति बनिएगा तो नहीं बन जाइएगा, इसको काट रहा है। ये बोलता है कोई बात नहीं, हम तो इसी का इंतजार में थे, कुतुबुद्दीन ऐबक कहिया मर रहे हैं ना, हम तो जान रहे हैं कि आराम शाह क्या है, आराम शाह को तो एक तबड़क मारेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो आराम शाह इसमें युद्ध होता है और ये आराम शाह ऐसी नहीं है, बेचारा अयोग्य है। लेकिन क्या मतलब सत्ता की बात है ना, पैसा की बात है, संपत्ति की बात है, बात ना, वो इसकी बाप की संपत्ति है, बात ना, ये क्या है बाबू इसके बहनों ही लग रहे हैं। तो अब सोच रहा है कि तू कैसे यहाँ आ जाएगा। नहीं, अब ये क्या होता है कि यहाँ से चलता है, बोलता है कि नहीं चलो तुमको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार तू उठ हम पर आक्रमण करेगा, समझ ना। तो इसीलिए वो इनसे और इसके बीच में युद्ध होती है और जहाँ ये आराम शाह हारते ही नहीं है, मारे जाते हैं, समझ ना बात। अब देखिए इसका कार्य क्या क्या है इल्तुतमिश का ना। देखिए जब इल्तुतमिश भी बाबू देखिए सत्ता स्थापित करना इतनी आसान चीज नहीं है। जैसे ये सत्ता यहाँ स्थापित कर रहा था तो क्या हो रहा था अब कि जो ये कुबाचा उबाचा था वो परेशान कर रहा था सब इसको, पता ना। और वो लोग क्या थे, ख्वारिज्म थे लोग, क्या थे अब उधर ख्वारिज्म थे लोग। बस मंगोल आए उधर से, ख्वारिज्मों को ऐसा किया सब ना तहस नहस कर दिया सब ना। तो तहस नहस जब किया सब ना तो उसी स्थिति में ये लोग भी साफ हो गए सब लोग ना। जब ये लोग साफ सब लोग हो गए बाबू तो अब ये आराम से राज कर रहा है, बात है ना। डर तो उसी से बना हुआ था ना, वो लोग बोलता था कि नहीं भाई तुम भी गुलाम हो, हम यहीं से शासन संभालेंगे, तुम हमारा गुलाम बन जाओ सब। तो ऐबक भी ये बात नहीं माना और इसके शासनकाल में तो लोग समाप्त हो गए, ये लोग समाप्त हो गए ना। अब देखो जैसे ही बाबू क्या होता है कि अब समझ लो कि ये राजा कैसे बना है, देख रहे हो ना, युद्ध से राजा बना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग इसके पक्ष में होंगे या बहुत लोग इसके पक्ष में होंगे। नहीं, तो जो इसके पक्ष में होंगे वो इसका विरोध होंगे। यहाँ क्या था वो कि जिसे लोग राज कर रहा था लोग, तो वहाँ जो अमीर वर्ग था वो सोचता था कि शासक ऐसा बने कि जो हमारे इशारे पर चले, पता ना। तो आराम शाह तो वो ठीक थे, आराम शाह तो ठीक थे ना, लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि विरोधों की सामना करनी पड़ी होगी इसको, ठीक ना। अब देखिए कुतुब मीनार जो ये बनवाया, जिसका ये निर्माण किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, नींव रखे थे, ये बना नहीं था, बनने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। उसका बाबू निर्माण करवाता है कौन, इल्तुतमिश। बात ना 4 मंजिला तक बनवाता है। कितने बनवाता है, 4 मंजिला तक। इसके बाद फिर आप लोग बाद में पढ़िएगा कि बिजली गिर जाती है जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक उसे फिर बाबू 2 मंजिला और बनाता है, 5वां और 6ठा मंजिल का निर्माण करवाता है, समझ ना बात। तो एक मीनार को बनवाने में 3 आदमी लगे, ऐबक लगे, तो ऐसा मन हो उस घड़ी में बाबू इसका निर्माण हुआ कि वो मरिए गए, नींव डाले नहीं, अभी ना कहा जाएगा, वो मरिए गए। उसके बाद ये निर्माण करा दिए 4 मंजिल तक, फिर बिजली गिर जाती है, तो फिर बाबू फिरोज शाह तुगलक आएगा और उसका फिर बाबू मतलब 5वां और 6ठी मंजिल का निर्माण करवाएगा ना। चलिए अब देखिए बाबू सरकार क्या है, कुतुब मीनार का बाबू निर्माण करवाता है। उसके बाद क्या होता है, शुद्ध अरबी सिक्के को बाबू जारी करता है। किसका, शुद्ध अरबी सिक्के ना। तो भारत में प्रथम बार शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किए थे बाबू, पहले यही जारी करता है, सिक्का जारी करता है सबसे पहले ना। देखिए इसका नाम क्या होता है, दोस्तों टांका नाम होता है। क्या नाम होता है, टांका, और इसका नाम होता है जीतल, इसका नाम होता है जीतल। टांका जो सिक्का होता है वो चांदी का बना होता है और तांबा का जो बना होता है वो क्या होता है, जीतल होता है। ध्यान रखिएगा ठीक ना, कि जीतल बाबू सिक्के को जो बाबू कौन मतलब इल्तुतमिश ने जारी किया था वो किस धातु की बनी हुई थी, तो याद है तांबा का, और टांका किसकी बनी हुई थी, तो चांदी का। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। एकता प्रणाली की वो शुरुआत करता है भारत में। ये एकता प्रणाली क्या होती है ना, एकता वो क्या होता है कि जमीन की टुकड़ी दे दी जाएगी, ठीक ना, और वो टुकड़ी को क्या होगा किसी के सौंप दी जाएगी कि भाई यहाँ से जितने मतलब जमीन के टुकड़े मतलब कोई क्षेत्र दे दिया गया, कोई सूबा दे दिया गया, एकता में सूबा होता है, दे दिया गया, बोला गया कि यहाँ के जितने कर और राजा के लिए आता है वो सब कर असूल के आपको लाना होगा। इसके लिए इसके एवज में आपको सैनिक भी रखना होगा, ठीक ना, इसके एवज में आपके पास क्या होना चाहिए, सैनिक। तो ऐसे ऐसे करते करते इन लोगों को सैनिक की जो व्यवस्था थी ना, सैन्य व्यवस्था, वो काफी सुसंगठित हो गई थी, ठीक ना। एकता प्रथा लागू किया लोग,
इस मतलब इस सूबे के वो कोई हैं तो वो भी अपना सैनिक बनाकर रखे हैं, उस सूबे कोई हैं वो भी सैनिक बनाकर रखे हैं। जब युद्ध होगा तो सब सैनिक कहाँ आ जाएंगे, इनके पक्ष से लड़ने के लिए आ जाएंगे, समझ ना। तो यही एकता व्यवस्था थी, ये क्या था वो एकता प्रणाली थी, ठीक ना। अब ये क्या है, तुर्कान ए चहलगामी, ठीक ना। तुर्कान ए चहलगामी की व्यवस्था कौन किया था ये, इसमें क्या था वो 40 सरदारों का एक दल था जो राजकाज का मतलब शासन व्यवस्था संभालने में इनका मदद करता था, समझ ना बात, राजा का वो मदद करेगा, ठीक ना। अब देखो हम देखते हैं क्या कि दिल्ली के अमीरों का दमन। अब बताओ बाबू, ये जब आया तो अमीर क्या चाहते थे कि राजा ऐसा बने, कि कैसा बने राजा कि हमारे बतना, तो उन लोगों का इसने दमन कर दिया, बोला कि भाई तू लोग को अपना बीमारी को दूर कर देना बेहतर चीज होता है, नहीं तो उन लोग को दूर कर दिया, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके शासन काल में भारत पर चंगेज खां वो क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या होता है, ख्वारिज्म का शासक होता है, आपको हम बताया ना कि चंगेज मंगोल होता है, कहाँ का होता है, चंगेज मंगोल होता है, इसका नाम होता है तेमुचिन नाम होता है। और ये क्या होता है, चाइना प्रदेश है ना, चाइना जो देश है बतना, वहाँ गोबी मरुस्थल है, वहाँ के एक बर्बर ये जाति था सब, क्या था, बर्बर जाति था सब, ठीक ना। उसी में क्या हुआ है, वो उसी में एक कबीला रहता है तेमुचिन चंगेज खां, जो काफी वो क्या होता है, बर्बर होता है, असभ्य होता है, ठीक ना। तो अब क्या होता है कि वहां से मंगोल बाबू किसको हटाना सोच रहे हैं, ख्वारिज्म को, नहीं तो ये ख्वारिज्म का ही शासक होता है कौन बाबू, मंगवर्नी, क्या नाम रहता है इसका, मंगवर्नी, ठीक ना, जलालुद्दीन मंगवर्नी इसका नाम है। ये भागते हुए आता है कहाँ, वो भारत में। तो जैसे ही आता है भारत में तो चंगेज खां वो खबर भिजवाता है कि देखो इल्तुतमिश, तुम उसको शरण मत देना, अगर तुम शरण दे देगा तो मैं अपने सेना सहित बाबू क्या करूंगा कि आकर तुम्हारे भारत को विनष्ट कर दूंगा, ठीक ना। तो अब बताओ, इसको जो ये इल्तुतमिश रहता है ये सोचता है कि भाई हमारा पूरे साम्राज्य खत्म कर देगा वो, तो बोलता है कि मैं इसको शरण नहीं दूंगा। तो चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आया था, तो ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी का, क्या वो मंगवर्नी के पीछा करते हुए भारत आता है, ना। और जब पूछता है क्या कि जब चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय यहाँ का शासक कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, इल्तुतमिश था, कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश इनका कोई मदद नहीं करता है मंगवर्नी का, बोलता है कि ना भाई अरे दूसरा का युद्ध हम अपने कपार पर काहे के ले लें, इतना युद्ध खुद लड़ रहे हैं लोग, बात ना। अब देखो क्या होता है कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुन्हा के निकट करवाया था, कौन बाबू, इल्तुतमिश ने करवाया था, याद रखिएगा। हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, नहीं। और देखो तो फिर हम देखते हैं बगदाद के खलीफा क्या करते हैं अब कि जब ये गुलामों का गुलाम होता है तो गोरी भी बोलता है ना, तो गोरी का एक भतीजा रहता है, वो क्या करता है वो कि इन लोग को दास्ता से मुक्त कर देता है, ठीक ना, क्या करता है, दास्ता से मुक्त कर देता है। तो बगदाद के खलीफा जो होता है अब इसके सुल्तान पद की स्वीकृति देता है, बोलता है कि अब तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम गुलाम नहीं हो, अब तुम एक स्वतंत्र शासक हो, एक स्वतंत्र शासक हो, ना। इसकी भी बाबू देखो, अब तो जो जन्म लिया हो तो मरेगा, ये भी मरेगा बेचारा। अरे ये थोड़े हो रहा कि धीरे धीरे उम्र तो घटी रही है ना, इसका भी उम्र खत्म हो जाता है 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। जब मृत्यु इसकी होती है वो तो बताओ, यहाँ जब ये बारात आता है लड़ाई हुआ था पता ना, तो यहाँ भी क्या होता है कि लड़ाई होना शुरू होता है। इसका बेटा का नाम होता है रुकुनुद्दीन, ठीक ना। रुकुनुद्दीन जो होता है अब किसका बेटा होता है, इल्तुतमिश का। चलिए खोल दीजिए वहां से। अब क्या होता है कि रुकुनुद्दीन बाबू क्या होता है कि ये एक अयोग्य शासक रहता है, कैसा रहता है, अयोग्य शासक रहता है ना। और ये कुछ दिन के लिए राजा बनता है, लेकिन बाबू क्या होता है इसकी मतारी का नाम होता है, ई राजा रहता है, शाह तुर्कान इसकी मतारी का नाम रहता है, नहीं ई बाबू राज चलाती हैं। ये उन लोगों को पसंद नहीं आता कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा थोड़े चलेगा, राज ना चलाना है, घर थोड़े चलाना है, समझ ना बात। अब क्या होता है अब कि इसको लोग सोचते हैं कि भाई क्या करें। ये इल्तुतमिश भी बात जानता है कि मेरा एक को बाबू बेटा लायक नहीं है, सब नालायक है सब, बात ना। अब देखो खुद सोचो, ये गुलाम था, ये लोग राजा का बेटा था, ये लोग अंतर है ना जी। इसको अपनी सत्ता अपनी बाबू साम्राज्य खुद से बनाना था, इन लोगों के पास बने बनाए हुए साम्राज्य था। तो ऐसे भी समझ जाइए कि जब पैसा होता है तो सबसे पहले बेटा बेटी बिगड़ता है लोग ना, है ना बात। तो ये तो अपने से बात है ना, ये तो कोई राजा नहीं था, ये तो गुलाम था भाई। अब गुलाम की स्थिति जानते हो क्या होता है पता ना, लेकिन ये लोग तो ये लोग एक को लायक नहीं हुए, लोग सब लोग नालायक थे लोग। इसका बेटी जो थी बाबू राजिया सुल्तान थी, नो डाउट इसमें टोटल राजा का गुण था, नहीं लेखक बाबू जो है ना इतिहासकार लोग भी लिखे हैं, लेकिन बशर्ते ये एक लड़की थी, बशर्ते क्या थी, एक लड़की थी। नहीं ये लिखा है सब कि राज्य के प्रशंसा में लिखा है सब कि इसमें टोटल जो एक राजा में गुण होनी चाहिए वो सारे गुण इसमें था ना।
लेकिन थी तो एक औरत, है ना बात। अब क्या होता है कि जैसे ही रजिया सुल्तान बाबू क्या होता है कि गद्दी पर बैठती है ना, तो इसको भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है रजिया सुल्तान को। समझना बात। अब देखिए, ये इल्तुतमिश की बेटी होती है, ये इल्तुतमिश की बेटी होती है। अब जब ये बाबू क्या होता है कि मतलब गद्दी पर बैठती है, तो अब गद्दी पर बैठे रहेगी, अब मुंह लुकोले रहेगी, वो तो शासन नहीं ना होगा। तो इस बहु स्त्री मतलब वेश को क्या करती है, त्याग देती है, पर्दा प्रथा को त्याग कर देती है और पुरुष वेश में हो जाती है। किस वेश में हो जाती है, पुरुष वेश में हो जाती है ना। अब क्या होता है कि राजा ने यकुत खां को अमीर ए आखूर बतना, घोड़े का सरदार, तो घोड़े का सरदार उसको नियुक्त किया जाता था कि जो एकदम करीबी हो। नहीं तो इससे बहुत सारे अफवाहें भी उड़ता है, लेकिन बाबू कभी भी रजिया सुल्तान बाबू बोले से बोलता है लोग घोड़े पर रजिया सुल्तान को यही बैठाता था, लेकिन अभी तक बाबू आप इतिहास पढ़िएगा, रजिया सुल्तान कभी घोड़ा से नहीं चलती थी, हाथी से चलती थी। किसे चलती थी वो, हाथी से। और हाथी पर बाबू खुद सोच लो, हाथी हाथी मुठी नहीं ना है, घोड़े हाथ होता है सब, तो हाथी और बढ़ाना ना है, उस पर तुम किसी को बैठा दोगे, का इसे बैठा दोगे, तो देख लेना सब बैठा के, हाँ ना बैठा के देख लेना सब। नहीं तो अब क्या था कि वो सब क्या होता है कि इतिहास में बहुत सारे चीज़ अफवाहें भी हैं ना। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि देखो, तो अमीर ए आखुर किसे राजिया नियुक्त की थी, यकुत खां को ना। इसी बीच में क्या होता है अब कि इसके विरोध में बहुत सारे तुर्क होने लगते हैं, तुर्क लोग क्या होने लगते हैं, विरोध में होने लगते हैं। षड्यंत्र शुरू है, षड्यंत्र तो जिस दिन से राजा लोग बनते थे उसी दिन से शुरू हो जाता था, नहीं षड्यंत्र शुरू है। अब क्या होता है ना अब कि अल्तुनिया जो है ना, ये अल्तुनिया देख रहे हो ना, अल्तुनिया नाम है इसका, नहीं ये सब मिलकर रजिया को क्या करता है सब ना, कि बंदी बना लेता है सब। समझे ना बात। अब बाबू इसके पास कोई राज नहीं होता है, कोई चारा नहीं होता, तो बोलता है कि क्या है नहीं बताना, जान बचा, चलो हम क्या काम करते हैं, अल्तुनिया से ये शादी कर लेती है। नहीं अब जब शादी कर लेती है अल्तुनिया से बाबू, तो फिर से ये दिल्ली पर अपने सत्ता को सत्तारूढ़ होने के लिए, नहीं दिल्ली के सत्ता पर सत्तारूढ़ होने के लिए प्रयास करती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाती, सब लोग विरुद्ध हो गया रहता है। नहीं तो वहाँ से भागती है, ये वहाँ से ये भागती है कि चलो भागेंगे, फिर से अपना सैन्य संगठन तैयार करेंगे। नहीं लेकिन इसी बीच में क्या होता है, वो कैथल नामक एक स्थान होता है जहाँ डाकू का हाथ में एक मतलब पकड़ आ जाती है, और वहाँ उस डाकू लोग चाकू मार के इसका हत्या कर देते हैं। समझ ना बात। तो अब कौन खत्म हो गई, राजिया सुल्तान खत्म हो गई, ठीक ना। अब देखिए अब क्या होता है कि फिर बाबू ब्राह्म शाह है बात ना, फिर मसूद हैं, ये लोग बनते हैं लोग ना, लेकिन ये लोग कोई नहीं होता है। अब देखो क्या होता है कि अब इधर बलबन है अभी जिंदा, जो क्या था इल्तुतमिश के समय जो क्या था, तुर्कान चहलगामी था ना, उसमें एक सरदार ये भी था बलबन। नहीं ये भी अपना क्या करता है अब कि शुरू करता है षड्यंत्र। नहीं तो देखो नसीरुद्दीन महमूद जो है ये इल्तुतमिश का ही एक बेटा है ना, नसीरुद्दीन महमूद जो है इल्तुतमिश का ही एक बेटा है। ये क्या काम करता है कि देखता है कि भाई सब लोग राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहा है, तो अपनी बेटी का विवाह इससे करता है। तो और इसके नज़दीक ये आ जाता है, कौन आ जाता है, बलबन आ जाता है ना। जैसे इसके नज़दीक आता है वो, तो क्या होता है कि बलबन जो है ना, इसको अब मतलब राजा बनाता है। ये राजा बन जैसे ही बन जाता है कौन, नसीरुद्दीन महमूद, तो इससे बाबू शादी करा देता है अपनी बेटी का। अब इसके नज़दीक हो जाता है, और ये एक ऐसा राजा हुआ कि जो टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। नहीं ऐसे इतिहासकारों का मानना है क्या कि इसका भी मृत्यु ऐसे मतलब स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है, इसे जहर दे देता है बलबन है। नहीं बलबन क्या काम करता है, जहर देता है, और इसका जितने वो लड़का फड़का होते हैं सब लोग का सफाया करता है ना। देखो अब कहने का मतलब है कि वो शादी किया था अपने लिए किया था, काहे के लिए, वो अपना मतलब स्वार्थ के लिए किया था कि हमारे कस्टडी में रहे तो राजा हमको बनना है, क्या बनना है, राजा बनना है। तो राजा आप कैसे, ठीक है गुलाम है तो कहीं से राजा नहीं ना बन जाइएगा, राजा कहीं से नहीं ना बन जाइएगा ना। अब क्या होता है बाबू कि बलबन अपने आप को कहता है क्या कि हम ईरानी जो मतलब राजवंश है उसका हम वंशज हैं, अपने आप को कुलीन साबित करता है। क्या साबित करता है, कुलीन साबित करता है। नहीं कि ईरानी जो राजवंश है वहाँ से हम क्या है, हमारा वंशज है ना। अब देखिए ये लोग गुलाम नहीं रह गया लोग, ये लोग गुलाम है लोग, नहीं ना, देख रहे ना बात। अब फिर क्या होता है बाबू कि फिर षड्यंत्र से बाबू इनको ये हटा देता है, नसीरुद्दीन महमूद को ये हटा देता है, और खुद बाबू क्या होता है, राजा बन जाता है। जब राजा ये बनता है बलबन, ठीक ना, देखो बलबन का ये दिमाग रहते हैं, हम बार बार बोलते हैं ना कि राजतंत्र में राजा बनने में किसी का कोई चीज़ का वो मतलब कोई रिलेशन, कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है। समझे ना बात, राजा बनने में कोई सगा संबंधी नहीं है। देखो तो है यहाँ ये तो दबादे थे, इनको जहर किसने दिया है, बलबन ने दिया है ना, बोला जाओ ना, पूरे समूल वंश सहित नाश कर दिया है कि भाई यो उठेगा सब तो फिर हम पर आक्रमण कर देगा सब। तो क्या कर रहे हैं हम,
तुम लोग को सबको भगा दे रहे हैं, पहले ही सब लोग साफ कर दे रहे हैं ना रहेगा बास, ना बजेगी वसूली, पता ना ये काम ये कर देता है। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बलबन, ठीक ना। बलबन का बाबू क्या नाम होता है, देखो तो उल्लू खां की भी उल्गू खां की भी उपाधि इसको मिलती है ना, यार क्या उल्गू या उलुग यार ना, उल्गू खां की उपाधि बाबू देता है कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद देता है इसको ना, बलबन को। बलबन कौन सी उपाधि मिलती है, उल्गू खां ना। अब देखिए क्या होता है, ये आते आते बाबू तुर्कान ए चहलगामी का विनाश कर देता है, बोलता है कि भाई ये हटा, ये सब नहीं रहेंगे ना। मंगोल के आक्रमण से दिल्ली का रक्षा करता है, तो और इसकी बाबू क्या होता है कि इज्जत बढ़ जाती है वहाँ, कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली का रक्षा किया है, ये बात समझ ना आप लोग। अब देखो बाबू क्या होता है कि बाबू देखो तो सिरी नामक नया नगर की स्थापना करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि लौह और रक्त की नीति का मतलब निर्माण करता है। लौह मीन्स क्या होता है, तलवार, रक्त नहीं मतलब बोलबा तो मुड़ी काट ले जाए, बात है ना। इस नीति को फॉलो करता है, इसीलिए इसके विरुद्ध कोई नहीं होता है। और बाबू देखो तो ये जो राज का संबंध है ये दैवत्व सिद्धांत से कैसे जोड़ता है, राज दैवत्व का सिद्धांत ऐसा क्या होता है, ये बोलता है ना कि राजा को निरंकुश होना चाहिए, राजा को निरंकुश होना चाहिए, ठीक ना। और बाबू राजा क्या होता है, भगवान मतलब ईश्वर का दिया हुआ मतलब एक बंदा होता है, राजा जो होता है वो ईश्वर का रूप होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बलबन ने किया था ना, मतलब राज देवत्व का सिद्धांत ना, क्या है ये, राज देवत्व का सिद्धांत है, बात ना। मतलब राजा को निरंकुश होना चाहिए, और बाबू राजा क्या होता है, ईश्वर का प्रतिरूप होता है धरती पर ना, ईश्वर ने उसको बनाकर भेजा कि तुमको राजा बनना है ना। और यही नहीं, ये भी बोला है कि जैसे अपने आप को कुलीन साबित किया है ना कि मैं राजवंशों का हूँ, ये बोलता है जानते हो क्या, गैर तुर्कों को ना, ये बोलता है कि जैसे ही मैं किसी बात ना नीच कुल के लोग को देखता हूँ तो मेरी हाथ ऑटोमेटिक तलवार पर चली जाती है, काहे के लिए, उनके मारने के लिए, बात है ना। ये इतना दुष्ट था, समझे ना बात। अब समझ सकते हो कितना दुष्ट था, और खुद इसकी वंशज की कोई पता नहीं है, लेकिन बाबू झूठो साचो कहता है कि हम वहाँ का वंशज हैं, है ना बात। और एक सारे चीज़ क्या करता है, इसलिए होता है कि लोग समझे कि हम बाबू क्या हैं, मतलब देखिए जैसे वो मुसलमान, जैसे नीच कुल के मुसलमान कौन हो गए लोग वहाँ, जैसे बाबू कन्वर्टेड मुसलमान हो गए लोग ना, इसके अनुसार जिसका कुल का कोई पता नहीं हो, जिसका कुल का कोई पता नहीं हो, समझ ना बात। अब देखो बाबू क्या होता है कि एक प्रथा सिजदा और पैबोस की प्रथा, सिजदा प्रथा ये होती है कि बाबू क्या होता है कि लौट के राजा का अभिवादन करना, और पैबोस की प्रथा वो होती है कि राजा को पैर को चूमना। ये व्यवस्था किसने लागू किया था, बलबन ने लागू किया था, नहीं। अब देखो तो फारसी एक त्योहार होती है जिसे नवरोज का त्योहार कहते हैं, नहीं, उसका प्रचलन किसने किया था भारत में, बलबन ने किया था, समझना, ये दिमाग में एकदम बहु रखे रहना ना। देखो तो अमीर खुसरो एवं अमीर हसन दरबारी कवि थे, ये लोग फारसी कवि थे, इसके दरबारी थे। अमीर खुसरो को वो क्या कहा जाता है, खड़ी हिंदी का जनक बोला जाता है, खड़ी बोली का जनक, तोतिये हिंद भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, तोतिये हिंद भी कहा जाता है ना। अब देखो एक चीज और, एक व्यवस्था किया था ये दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज क्या था, इसका सैनिक शासन था, क्या था वो, सैनिकों के लिए वो दीवान-ए-अर्ज का ये उपयोग किया था सैन्य व्यवस्था के लिए ना। यार क्या कि दीवान-ए-अर्ज की स्थापना किसने किया था, वो तो बलबन ने किया था, ये सैन्य संगठन था, क्या था ये, सैन्य संगठन था ना। अब इसके बाद क्या होता है बाबू कि अब इसके बाद जो आते हैं राजा वो क्या होते हैं, अयोग होते हैं। तो इसका अंतिम शासक होता है कैमोर्स, कौन होता है, कैमोर्स, जिसे बाबू क्या होता है कि खिलजी जो है ना बाबू, मतलब मतलब इसके बाद जो है ना, मतलब कौन वंश आ जाएगा, यहाँ से इस वंश का वो क्या होता है, अंत हो जाता है, और अंत होने के बाद अब भारत में बाबू खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी, ठीक ना, समझ ना बात। तो ध्यान रखिएगा लोग कि इसका अंतिम शासक कौन होता है, कैमोर्स होता है, और यहाँ से इस वंश की अंत होती है और भारत में खिलजी वंश की शुरुआत होती है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है, एक वंश अंत तो एक वंश की शुरुआत, है ना बात। ऐसे ही तो चलता रहा है ना। तो यही आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए बलबन के बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग।